हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने देखा था व्हाट इज टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, और हमने क्या देखा था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख जाना था ना। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हिंदी में पहचानने के कुछ और भी नियम हैं, कुछ नियम भी हैं, जैसे कि रेगुलर एक्शंस, इरेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, नियर फ्यूचर एक्शंस और एक्चुअल प्रेजेंट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और प्री प्लान फ्यूचर। ये मैंने अभी जो आपको बताया, ये सब क्या है, ये सब हिंदी में पहचानने के कुछ और नियम भी हैं। किसको पहचानने के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं कि हिंदी में पहचानने के हमने और नियम भी तो देख लिए, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं, है ना। मीन्स जो भी वाक्य हिंदी में लिखा हो और उसके अंत में ता है, ते है, ती है आता है, ठीक है, ये किस चीज की पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी कर लिया हमने हिंदी में, और कुछ नियम भी जान लिए, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को देखते हैं ना। अब रूल्स भी तो जानने पड़ेंगे ना आगे हमें, स्ट्रक्चर मतलब वाक्य बनाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल रूल को। प्रेजेंट सिंपल रूल का यूज हम वहां करते हैं जब हमें क्या करना होता है, सामान्य वाक्य बनाने होते हैं ना, यानी सकारात्मक वाक्य बनाने होते हैं हमें। उस समय हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के रूल का। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद यदि हमें वाक्य को मान लो नेगेटिव बनाना हो, सेंटेंस जो हमें नेगेटिव बनाना हो, तब हम प्रेजेंट नेगेटिव के रूल को यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और यदि मान लो आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो उस समय हम प्रेजेंट इंट्रोगेटिव रूल को फॉलो करेंगे। जैसे डू या डस सामने लिखेंगे सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब डू या डस, ठीक है, हमने इसे तो लिख लिया, बट हमें तो पता होना चाहिए ना कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जानते हैं यूज ऑफ डू एंड डज। ओके, डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। ही, शी, इट, नेम या किसी का नाम, है ना, इनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और डू का प्रयोग, तो डू का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ करते हैं, ठीक है। देखो, डस का प्रयोग कहाँ करें हमने, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन डू का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ करते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, ही डज नॉट गो। अभी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन, ही। मतलब इससे देखने से ये पता चल रहा है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ डस का उपयोग होगा, है ना, डस का प्रयोग होगा। और जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, तब उस समय हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस, और प्लूरल जो सब्जेक्ट है हमारा, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने किसका यूज किया, डू का यूज किया, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने ये तो देख लिया कि डू या डस का यूज हम कहाँ करते हैं, और आपने ये भी समझ लिया कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे तो उसमें जो रूल्स लगेंगे वो
रूल्स कैसे लगेंगे, बट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को बनाने के नियम भी है ना। तो चलिए हम पहले उनके नियम के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सबसे पहले जानते हैं नियम क्या कहता है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, डू और डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए ही करें, है ना। डू या डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए ही करें। मतलब हम डू या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, या तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए करेंगे या तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए करेंगे ना। मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही वाक्य अगर हम बनाएंगे तो उसमें डू या डज का उपयोग हम करेंगे। दूसरा नियम कहता है, जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर अवस्था में हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, राहुल, लक्ष्य, तब हमेशा वर्ब के साथ एस और ईएस लगाकर ही वाक्य को बनाएं, है ना। मतलब कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी, उस वर्ब के साथ हमेशा एस और यस का यूज हम करेंगे, है ना। मैंने एस यस लगाकर ही वाक्य को बनाए, है ना। ये दूसरा रूल था। तीसरा नियम क्या कहता है इसका, तीसरा जो नियम है वो कहता है कि किसी भी बहुवचन यानी प्लूरल के साथ हमें वर्ब में, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। मतलब जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमें जो आने वाली वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है ना। ये तीसरा हमारा नियम कहता है। चौथा नियम क्या कहता है हमारा, कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी क्रिया या वर्ब या फिर वर्ब के अंत में इनमें से कुछ आए, जैसे ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच, ऐसे, तो हमें उस क्रिया में एस और एस को जोड़ देना चाहिए, है ना। मतलब कि जब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को बनाएंगे और किसी वर्ब के अंत में यदि ये कोई भी वर्ड आपको दिखता है, ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच या एस एच, है ना, तो उस क्रिया में हमको क्या करना है, एस और एस को जोड़ देना है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे गो, है ना। उदाहरण के लिए क्या देखे हमने, जैसे गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, यस ऐड होगा। जैसे ट्राई में क्या आया, आई एस को ऐड किया हमने। प्ले है तो प्ले में क्या ऐड हो गया, एस आ गया, है ना। तो प्लेस ये क्या थी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, और ये जो है वो हमारे वर्ब की प्लूरल फॉर्म बन गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम कल से क्या करेंगे, इन अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप इतना रिवीजन कर लीजिए जब तक।